Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let us discuss. Dear student, we're talking about dark comedy और डार्क ह्यूमर के बारे में हम बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया कि द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड. एडवर्ड बॉन्ड ने एक ट्रेजी कॉमेडी टाइप एक लिखा है और उसके अंदर ब्लैक कॉमेडी और डार्क कॉमेडी का जिक्र किया है. डार्क कॉमेडी का मतलब होता है ऐसे टॉपिक को टच करना जो कि बड़े सेंसिटिव हों और टैबूज हों, और उन टैबूज के ज़रिए आप लोगों को मज़ाक का एलिमेंट जो है वो क्रिएट करें. मतलब बहुत सारे टैबूज मौजूद हैं हमारे सोसाइटी के अंदर और बड़े सेंसिटिव हैं. कुछ न्यूडिटी को इन्वॉल्व करना कि जो हम डिस्कसेबल नहीं हैं. कुछ ऐसे टॉपिक को ले लेना कि दैट इज़ नॉट डिस्कसेबल, जो डिस्कसेबल नहीं है. किसी रिलेशनशिप को ऐसे को लेकर आप उसके ऊपर कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, यानी डेड बॉडी के ऊपर कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर डेड बॉडी के ऊपर कॉमेडी करने की कोशिश की जाती है. मतलब द सी के ऊपर क्या किया जाता है, वो किसके ऊपर कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करता है? डेड बॉडी के ऊपर. कि वो क्या करता है, मतलब विल्ली जो है उसका दोस्त है कॉलन. कॉलन जो किसका दोस्त है? विल्ली का. अब ये डूब रहा होता है तो विल्ली ना वहाँ पे शोर करता है और वो मिस्टर एवन से कहता है, मिस्टर एवन और मिस्टर हैच, ये दोनों ये कोस्टल गार्ड होते हैं वहाँ पे. मतलब ये गार्ड रखे हुए हैं किसने? मिसेस राफी ने. ये एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी है. इसने ये गार्ड रखे हुए हैं और ये चंदा जमा करके मतलब ये ड्रामा वगैरह परफॉर्म करती है और उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो इनको देती है और इसने इनको रखा हुआ है और ये बड़ी एरिस्टोक्रेटिक लेडी है. ये जब कॉलन की डेथ हो जाती है तो मिस्टर हैच जो है ये कहता है कि ये एलियन है और ये हमारे इलाके में आ गए हैं, और चूंकि जो फोर्सेस के लोग जो हैं वो साथ मशकें कर रहे होते हैं, फौजी जो होते हैं, तो कहता है कि ये फौजियों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसलिए ये डूब गए हैं. वो विल्ली को भी एलियन लेता है, इसको भी एलियन लेता है और ये बड़ा शोर जो है वो शोर करता है. कहता है मेरा दोस्त डूब रहा है, इसे बचाओ. ना तो हैच उसकी मदद करता है और ना एवन. हैच जो है वो उसको कहता है ये एलियन है और ये शराब पी के बैठा हुआ है ये मिस्टर एवन. तो इस तरह हम देखते हैं कि ये महज ये साबित करने के लिए मिस्टर हैच कि कॉलन एक एलियन है, जब इसकी लाश को बाहर निकाला जाता है तो इसकी लाश के साथ ये मतलब ऐसे काम करता है कि एक लेता है, वो चाकू लेता है और उसका मुंह जो है उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसके मुंह के ऊपर मारता है. सो दीज आर द टैबूज एंड ही इज डिस्कसिंग एंड मेकिंग फूल अदर अगेन एंड अगेन, प्रूविंग टू अदर कैरेक्टर दैट दे वर एलियन. मिसेस राफी को कहता है कि मैं इनकी मदद क्यों करता है, ये तो एलियंस हैं. वो कहती है एलियन नहीं, ये तो मेरी जो नीस है उसका ये मंगेतर है, ये जो डूबा है, तुमने मदद क्यों नहीं की. वो एक ऑर्डर होता है वो उसका कैंसिल कर देती है और ये फिर वो जाता है जब वो उसकी लाश जो पड़ी होती है तो उसके साथ भी ये फिर उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है ताकि लोगों को प्रूव कर ले कि वो एलियन था, वो तो यहाँ से कहीं गायब हो गया है. तो यहाँ पे ऐसे टैबूज लिए जाते हैं, ऐसे अनडिस्कसेबल जो पॉइंट होते हैं, टॉपिक, उनकी डार्क कॉमेडी बनाने की कोशिश की जाती है. उसे कहते हैं डार्क कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर, ठीक है, डार्क ह्यूमर, मॉर्बिड ह्यूमर, गैलो ह्यूमर. ये देखें कितने नाम है, कंफ्यूज कर देते हैं. तो जब ये आ जाएं तो आप इसको कर सकेंगे अब डिस्कस. In his poetry, Tennyson's is the ये हो गया 27. थॉमस हार्डी क्या ये है, लास्ट राइट भी हो गया. थॉमस हार्डी इज आ फैटलिस्ट, आ सोशल सेटरिस्ट, staunch moralist, painters of the English peasantry, a fatalist.
थॉमस हार्डी को अक्सर क्रिटिक्स ने क्या लिखा कि ये फैटलिस्ट है। हु इज़ फैटलिस्ट? अच्छा, फैटलिस्ट किसको कहा जाता है? सर वो बंदा जो ये यकीन रखे कि ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू जो है वो यूनिवर्स दुनिया वगैरह के हालात बेहतर किए जा सकते हैं। अच्छा, फैटलिस्ट इस पे बिलीव रखता है कि दुनिया में हालात ठीक किए जा सकते हैं। कोई और स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करना चाहे, कोई और स्टूडेंट अपना नुक्ता नज़र बयां करना चाहे इससे रिलेटेड। थॉमस हार्डी इज़ अ फैटलिस्ट, सोशल सर सेटरिस्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट तो कहा जाता है इसको, रियलिस्ट, पेसिमिस्ट। अच्छा, पेसिमिस्ट को कहा जाता है। और कोई किसी के पास पॉइंट हो? सर जो फेट के आगे मजबूर हो जाए। हाँ, ऐसा बंदा जो ये बिलीव रखता है कि फेट जो है वो प्री डिटर्मिन्ड है और जो कुछ फेट में लिखा है बस वही होता है, उसे कहते हैं फैटलिस्ट, यानी फेट से रिलेटेड। फेट का मतलब होता है ना किस्मत। तो जो ये कहता है बस जी हमारी तो फेट ही ऐसी है, ये फेट में लिखा हुआ बस, तो उसको कहते हैं फैटलिस्ट। बिलीव सॉरी सर, वो मुझे लगा मेलोरिस्ट जो होता है ना वो वो है। मेलोरिस्ट और है, वो अपने आप को कहता है, लेकिन उसको क्रिटिक्स क्या कहते थे ये याद करें। क्रिटिक उसको फेटलिस्ट कहते थे, लेकिन वो अपने आप को कहता है कि मैं मेलोरिस्ट हूँ। हाउ आई एम अ मेलोरिस्ट? बिकॉज I think that my character, whatever I create character in my novels, these characters are fighting with the fate, and they believe that with the continuous and perpetual fighting we can improve our fate. और हमारे कहता है मेरे करैक्टर जो हैं वो ये जब वो कंटिन्यूसली लड़ते हैं, एक तो रिफाइन हो जाते हैं और वो सीखते हैं और फिर वो एक बड़ी अच्छी आउटलुक के साथ आते हैं, नॉलेज के साथ आते हैं, बड़े वो लर्निंग कर लेते हैं और साथ वो लड़ के वो ये बिलीव करते हैं कि हम हालात को बेहतर बना सकते हैं। तो जो ये बिलीव रखता है उसे मिलोरिस्ट कहते हैं। तो वो कहता है मैं तो मिलोरिस्ट हूँ, लेकिन पीपल दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम फेटलिस्ट। क्रिटिक्स ने उसे फेटलिस्ट ही कॉल किया था। यूस्टेशिया वाई इज़ द हीरोइंस इन द हार्डीज। कौन से नावल की वो हीरोइन है? क्या वो रिटर्न ऑफ द नेटिव की है, द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज की है, या उसके बाद फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की है, या जूड द ऑब्सक्योर की क्या है? ये सारों के ऊपर मैंने लेक्चर दिए हुए हैं। आपको मेरे लेक्चर जो हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। रिटर्न ऑफ द नेटिव पे मिल जाएंगे, जूड द ऑब्सक्योर पे मिल जाएंगे, कास्टर ब्रिज के ऊपर भी मिल जाएंगे, मैडिंग क्राउड के ऊपर भी मिल जाएंगे, और ये सारे लेक्चर रिटर्न ऑफ द नेटिव के ऊपर भी मिल सकते हैं। तो अब ये यूस्टेशिया वाई जो है, यूस्टेशिया वाई हीरोइन होती है द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर यूस्टेशिया वाई जो है ये ईडन हीथ में आई है अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए। ईडन हीथ एक प्लेस है जिसकी सेटिंग ली है उसने, एक फिक्शनल प्लेस है, हार्डी ने इसको लिया है। इस ईडन हीथ के अंदर जो भी आता है वो अपने आप को बड़ा बोर महसूस करता है। वो उसके लिए क्या बोरिंग की अलामत है। ईडन हीथ एक इलाका है, गांव टाइप इलाका है, पेस्टोरल सीन है उसके अंदर। उसमें डिगोरी विन रहता है, जो कि डिगोरी विन क्या करता है, एक रंग साज है, और वो थॉम्सन नामी एक जो कलीम यू ब्राइट की जो कज़न है उससे वो प्यार करता है। वो क्या करता है, भेड़ों को रंग करता है। वहाँ पे एक वल्डीव रहता है, वल्डीव के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, पहले ये मोहब्बत करती थी, इन दोनों का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक था। वल्डीव जो है एक लेडी किलर है, जो भी उसके सामने फीमेल आ जाए तो उसके साथ वो रिलेशन बनाने के लिए, मतलब वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है फीमेल के लिए, लेडी लवर है। उससे पहले ये बड़ी भाती है, बड़ी खूबसूरत होती है, जो इसके पीछे लगा रहता है। उसके बाद उसको थॉम्सन मिलती है तो थॉम्सन के साथ अटैच हो जाता है, जो कि मिस्टर क्लीम यू ब्राइट की जो कि कज़न है। मिसेस जो ब्राइट है, क्लीम यू ब्राइट है जो है, लेडी जो ब्राइट थी। अब लेडी यू ब्राइट जो है, जो उसने वो मदर थी क्लीम यू ब्राइट की, और उसने ही पाला है किसको, थॉम्सन को। वो उसकी शादी किसी अच्छी जगह पे करना चाहती है। थॉम्सन को वो अपने जाल में फांस लेता है और वो कहती है मैंने तो अब शादी करनी है वल्डीव से। वल्डीव जो है वो यूस्टेशिया वाई उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, तो वो उसको थोड़ा सा लेसन सिखाने के लिए वो थॉम्सन की तरफ अटैच हो जाता है। लेकिन जब शादी का वो कहती है कि किसी चर्च में उसे बुलाती है कि चलें जी आपकी शादी करते हैं, तो वो ऐसे चर्च का इंतखाब करता है जहाँ का उसके पास लाइसेंस नहीं होता। शादी कैंसिल हो जाती है। वो ये चाह रहा था कि किसी तरीके से वो मतलब
यूस्टेशिया वाई को अपने पास कर ले। यूस्टेशिया वाई को पता चलता है कि जो क्लीम यू ब्राइट जो है मिसेस यू ब्राइट का जो बेटा है ये पेरिस में बहुत अच्छा कारोबार करता है और वो यहाँ पे आ रहा है। ये बहाने से उससे मिलने के लिए चली जाती है और उसको अपने जाल में फांस लेती है। वो कहता है मैंने तो शादी अब करनी है, तो मैंने तो यूस्टेशिया वाई से करनी है। इस जैसी कितनी लंबी गर्दन है, कितनी खूबसूरत है, क्या इसकी चाल है, क्या ढाल है, और बड़ा खुश हो के उसके पीछे लग जाता है और अपनी मदर से कहता है मैं तो शादी करूँगा तो इसी से। ये बात जबान ज़द-ए-आम थी उस इलाके में ईडन हीथ में कि इसका और वल्डीव का बड़ा चक्कर चलता रहा है और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में रहे हैं। मिसेस यू ब्राइट मना करती है कि तुम इससे शादी नहीं करोगे, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं तो शादी इससे करूँगा। अल्टीमेटली वो उससे शादी कर लेता है और फिर वो बोर होने लगती है। वो नहीं जाता पेरिस, वो पेरिस जाना चाहता था और अल्टीमेटली वो उसे वहाँ ईडन हीथ में ही बतौर टीचर बनना पड़ता है। वो दिन रात मेहनत करता है, फिर वो अंधा हो जाता है, फिर वो सर्फ कटर, क्या उसे कहते हैं, वुड कटर बन जाता है। और एक वुड कटर की बीवी बनना उसके लिए तो मौत थी कि मैं अब इस वुड कटर, मैंने क्या ख्वाब देखे थे, मैं तो वुड कटर की वाइफ बन गई। वो वल्डीव को कुछ पैसे मिलते हैं, वो कहता चलो भाग चलते हैं। वो उसे भगा के लेके जा रहा होता है तो दोनों डूब के मर जाते हैं और इसके पीछे क्लीम यू ब्राइट भी छलांग लगा देता है और डिगोरी विन जो है क्लीम यू ब्राइट को बचा लेता है। ये दोनों की डेथ हो जाती है, यूस्टेशिया वाई और वल्डीव की। तो ये है पूरी स्टोरी, मैंने आपको सुना दी बड़ी सिंपल वर्ड में। अगर आ जाए तो इसको कोई करैक्टर बता देना। 29 मैगी इज़ द सेंट्रल करैक्टर इन द जॉर्ज इलियट। इसके ऊपर मैंने इसकी लाइफ के ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। मैगी जो है वो मिल ऑन द फ्लॉस का एक करैक्टर है और ये इसकी प्रोटैगनिस्ट है। इसमें मिस्टर टुलिवर और मिसेस टुलिवर जो है ये पेरेंट्स होते हैं किसके, टॉम और मैगी के। टॉम ये एक फ्लॉस के किनारे पे एक मिल है और उसका मालिक है मिस्टर और मिसेस टुलिवर। मिस्टर टुलिवर के दो बच्चे हैं, एक टॉम और एक मैगी। मिस्टर टुलिवर की लड़ाई चल रही है मिस्टर वैकम से और उसका बेटा है फिलिप वैकम। फिलिप वैकम कुबड़ा है और ये मोहब्बत करने लग जाता है मैगी से, और जब ये केस लड़ता है तो ये अपनी मिल हार जाता है मिस्टर वैकम के यहाँ। मिस्टर वैकम टुलिवर को मुलाजिम रख लेता है और अल्टीमेटली मिस्टर टुलिवर की डेथ हो जाती है। टॉम से वो प्रॉमिस लेता है कि तुम ये मिल वापस लोगे और मिस्टर वैकम से बदला लोगे। फिलिप और मैगी की मुलाकातें होती हैं और टॉम को गुस्सा आता है, वो मना करता है, वो रुक जाती है और अल्टीमेटली अपनी कज़न के पास चली जाती है, ल्यूसी डीन के। ल्यूसी डीन का एक कज़न है, उसका नाम है स्टीफन गेस्ट। बड़ा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। मैगी जैसे ही उसको देखती है, यंग होती है, अट्रैक्टिव है, तो उसकी तरफ मायल हो जाती है। फिलिप वैकम को भी भूलना चाहती है, जो कि उसे शायरी सुनाता था, पोएट्री, पेंटिंग और इस तरह की चीज़ों का उसे बड़ा शौक था। अल्टीमेटली ये एक एक्सपीडिशन, एक फ़न के लिए चली जाती है, बोटिंग के लिए 4-5 दिन उसे लग जाते हैं। जब वापस आते हैं तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह ये एक ट्रेजेडी है। अल्टीमेटली मैगी और टॉम दोनों की एक फ्लड के अंदर डेथ हो जाती है। तो ये स्टोरी है किसकी, जॉर्ज इलियट की। जब वो वापस आती है तो सारे कहते हैं कि तुम तो हो ही प्रोस्टिट्यूट, तुम तो होर हो, तुम तो प्रोस्टिट्यूट हो, तुमने अपना जिस्म जो है तुमने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं स्टीफन गेस्ट के साथ, तुम अच्छी नहीं हो। सोसाइटी उसे क्या करती है, अब्यूज़ करती है। वो कहती है मैं चेस्ट हूँ, लेकिन कौन बिलीव करे। एक पादरी के यहाँ जॉब करती है तो वो भी निकाल देता है, टॉम उसे घर से निकाल देता है, कोई उसको पास नहीं आने देता। तो वो बताती है असल में इसके अपने रिलेशन थे जॉर्ज इलियट के, किसके साथ, हेनरी ल्यूइस के साथ। हेनरी ल्यूइस एक फिलासफर था, वो मैरिड भी था, तो ये उसके साथ इलेजिटिमेट रिलेशन में काफ़ी साल रही। और हेनरी ल्यूइस की डेथ के बाद इसने किसी से शादी तो करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई, यानी उसकी डेथ हो जाती है जल्दी। हेनरी ल्यूइस जो है वो इसको फिलासफी सिखाता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सिखाता है। तो अपने नावल के अंदर क्या करती है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस देती है करैक्टर का। तो अगर आ जाए साइकोलॉजिकल एनालिसिस कौन देता है ज़्यादा, तो वो ये है जॉर्ज इलियट। इसका नाम असल में क्या है, मैरी एन इवंस, ये इसका नाम है, मैरी एन इवंस। तो इसने अपना पेन नेम क्यों रखा जॉर्ज इलियट, उसकी 2 वजूहात हैं।
एक तो वजूहात ये थी, एक तो उसकी वजह ये थी कि लोग इससे ये बदनाम थी, और जो बंदा बदनाम होता है वो सोशली जो है वो किल हो चुका होता है। करैक्टर असैसिनेशन, जिसकी जब आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं तो आप किसी का कत्ल कर रहे होते हैं। कोशिश करनी चाहिए किसी की करैक्टर असैसिनेशन आप ना करें। आप क्या करते हैं, जब आप किसी को डिफेम करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उसके करैक्टर को असैसिनेट करते हैं, आप किसी, क्योंकि करैक्टर भी एक लिविंग बीइंग रियलिटी होता है, उसके अंदर भी जान होती है, आप उसका कत्ल कर रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दिस। तो ये कहती है कि जिस करैक्टर की असैसिनेशन हो जाती है, असल में सोशली जो डिफॉर्म हो जाता है, वो उसको रहने का कोई हक नहीं है। मिल ऑन द फ्लॉस के अंदर उसने यही चीज़ बताई है। द फॉलोइंग बुक कंसिस्ट ऑफ द रस्किन्स लेक्चर। देखें जी 30 नंबर पे है, वो क्या बता रहा है आपको। थॉमस हार्डी की लाइफ मैं आपको बताना भूल गया। रिटर्न ऑफ द नेटिव उसका वर्क है। बाकी भी जो मैंने आपको बताया, 1839 में पैदा हुआ, 1928 में इसकी डेथ हो रही है। ये एलिज़ाबेथन जो विक्टोरियन राइटर है वो विक्टोरियन एज से आगे निकल गया है। 1928 में डेथ हो रही है, तो किस एज में आ रहा है, आगे जो मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही है उसमें भी आ गया है। तो हम इस पोएट को क्या नाम देंगे, बताएं भाई। ट्रांजिशनल राइटर, इसको कहेंगे ट्रांजिशनल राइटर। ये एक ट्रांजिशनल राइटर है क्योंकि ये अगली एज में भी चला गया है। 30 को देखें। द फॉलोइंग बुक कंसिस्ट ऑफ द रस्किन्स लेक्चर। कौन सी बुक जो है, यानी ये सारी बुक्स जो हैं, जैसे द क्रोन ऑफ द वर्ल्ड ओलीव, ये मैंने इसकी पढ़ी हुई है बुक। उसके बाद स्टोन ऑफ द वेनिस, ये भी। द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर्स और 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये क्या हैं, उसके लेक्चर हैं इसके अंदर। इसने लेक्चर दिए हैं किसके ऊपर, लेयर आवर के ऊपर, मशीनरी और वर्क और इस तरह के टॉपिक लेता, ये लेक्चर देता था। तो जॉन रस्किन बेसिकली क्या फ़िलासफ़र था। जॉन रस्किन क्या था, फ़िलासफ़र था, क्रिटिक था, और क्या है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट है। और ये क्या करता है, किसके ऊपर लेक्चर देता है, ये लेक्चर देता है, ये कहता है कि गरीबों को भी हक देना चाहिए। मतलब जो सोशल क्लास जो है वो बटी हुई है। इसकी एज ज़रा देखें, अभी पता चल जाएगा ये किस एज का है। हमने जस्ट इसकी एज देखनी है और उसके बाद हमने पता करना है कि ये कौन सी एज का है। रस्किन की एज है 8 फेब में पैदा हुआ, 8 फेब 1819 में पैदा हुआ, और डेथ हुई है 1900 में। ठीक है, बताएं ये कौन सी एज में आ रहा है। विक्टोरियन एज के अंदर सोसाइटी बटी हुई थी, अपर, मिड, लोअर। ठीक है, आपने देखा कि वो अक्सर सोसाइटी की बात करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, मटेरियलिस्ट लोग थे, कैपिटलिस्ट लोग थे, और वो प्रोग्रेस करते जा रहे थे, गरीब गरीब होता जा रहा था। तो कहता था, यू लेडी, यू आर हैविंग कॉस्मेटिक्स ऑल द टाइम, जस्ट ब्रशिंग योर फेस, पेंटिंग योर फेस, सो लीड द फैशन पुअर फर्स्ट। इन गरीबों को भी तो कुछ दो ना, इनको भी तो फैशन करवाएं। यू आर जस्ट डूइंग पेंटिंग योर फेस एंड स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन योर फेस। अपने फेस को पॉलिश करती रहती हो, पेंट करती रहती हो, ये गरीबों को भी तो कुछ खिलाओ ना, इनके लिए भी तो कुछ। हाँ, वो कहता था, ये असल में ये मौलवी टाइप बंदा था, कहता था सारा कुछ चैरिटी दे दो, चैरिटी करो, इसके ऊपर ज़्यादा लेक्चर देता है। नाम है जॉन रस्किन, प्रोज राइटर है, फिलासफर है। बुक लिखी है द क्रोन ऑफ वर्ल्ड ओलीव, द 7 लैम्प्स ऑफ द आर्किटेक्चर, ये भी इसका वर्क है। होप के जॉन रस्किन से भी कुछ आ जाए तो आप कर लेंगे। विक्टोरियन एज का प्रोज राइटर है। किस एज का है, विक्टोरियन एज का। मुझे पता कैसे चला, मुझे उसकी एज से पता चला। 1819 और 1900 में डेथ हुई। आशा ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी सर। वेरी गुड, ये पॉइंट सारे लिखती जाएं, आपके बहुत काम आएंगे। द सब्जुगेशन ऑफ द वोमेन 1869 इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द
देखिए कुछ भी आशा आना तो इसी से है ना, जो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाना, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आना है। कोई आगे पीछे वो करेंगे, यही टॉपिक आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। द सब्जुगेशन ऑफ द वोमन 1869 इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ, ये कौन इस पे बात करती थी सब्जुगेशन के ऊपर? जॉर्ज इलियट, बैरन हार्डी, जी मिल ये एक फ़िलासफ़र था। तो कौन पोइट ये बात करती है? जॉर्ज इलियट। तो सब्जुगेशन ऑफ वोमेन 1869 में किसने लिखा है? ये लिखा है जॉर्ज इलियट ने। जॉर्ज इलियट का मैंने आपको बताया, उसने मैगी का जो करैक्टर लिया उसके अंदर भी यही बताया है। उसका करैक्टर एक मैंने और आपको एक एडम बीड जो है वो भी उसका वर्क है। एडम बीड किसका वर्क है? जॉर्ज इलियट का। उसमें हैटी जो है उस लेडी के साथ भी ऐसे होता है, वो भी एक रेवोल्यूशनरी सी लेडी होती है। असल में ये कहती थी, इसका बिलीव था जॉर्ज इलियट का, वो कहती थी उसके नज़दीक ट्रेजेडी जो है वो करैक्टर का मर जाना, करैक्टर का अपने स्टैंडर्ड से गिर जाना ही ट्रेजेडी है। मतलब करैक्टर जो है उसके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है वो किस बेस पे होता है? करैक्टर बेस पे। अगर वो गुड कर रहा है तो उसको रिवार्ड क्या मिलेगा? गुड। अगर वो बैड कर रहा है तो करैक्टर रिजल्ट क्या लेगा? डैमेज होगा, डिस्ट्रक्शन होगी उसकी। तो वो करैक्टर को अक्सर बताती है कि करैक्टर बेस्ड ट्रेजेडी करती है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या बता रही है कि सब्जुगेशन ऑफ वोमेन के ऊपर लिखती है। 1869 में उसने लिखा है, और इसका लिख लें थोड़ा सा। सर ये रॉन्ग नहीं है? मतलब कैसे? मतलब सब्जुगेशन ऑफ वुमेन जो है वो जॉन मिल का वर्क है। हो मैंने सकता है इस मतलब आप गूगल कर ले, हाँ हो सकता है गाइड पे जो है वो आंसर गलत हो, क्योंकि ये 2017 या 2015 के पीपीएससी के पेपर में आया था। तो मैंने इसे मतलब पढ़ते हुए तब सर्च किया था। ये जो सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है ये जॉन मिल का है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में जी मिल दिया हुआ है, तो ये जी मिल नहीं है, जे मिल है, जॉन मिल। इसको ज़रा सर्च कीजिएगा, मेरे ख्याल में इसको इसने ही लिखा है। तो जस्ट फाइंड इट एंड लेट मी नो। इसको सर्च कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है इसी ने लिखा है। एनी हो, इसके ऊपर मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, इसको मैंने भी पढ़ा है। इसको सर्च करें ज़रा। मेरे ख्याल में मैंने इसको देखा है, ऑफ वुमेन। जी सर, ये जॉन मिल ने लिखा है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। एक और जॉन है उनके साथ मिलकर इनका काम है, उनका नाम नहीं मुझे प्रोनाउंस हो रहा, तो ये जॉन मिल का काम है। जॉन स्टार्ट जी मिल पब्लिश 1869, ये बिल्कुल उसी का वर्क है। इट्स रॉन्ग। ये इस बुक में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने जब इसको स्टडी किया बुक को तो इसके अंदर इतनी गलतियाँ निकली, और मैं सोच रहा था कि अगर ये बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो वो तो बेचारे जॉन स्टॉट मिल उसका पूरा नाम है, ये फ़िलासफ़र था। सर, हर गाइड में इतनी गलतियां, मैं वैसे 2 लेके आई थी, इल्मी इतनी वालों की और कारवान तो वालों की, लेकिन वो दोनों फजूल हैं। अपने से अब पढ़ा जा देख सकता है, उन बुक अब से देखें पढ़ा नहीं ये जा भी सकता। गलत है, ये उसका नाम भी उसने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जॉन स्टॉट मिल इसका नाम है, और ये बंदा एक फ़िलासफ़र था। सब्जुगेशन 1869 में ही लिखा है, 1869 में इसको पब्लिश किया गया है, और देखें ये नाम उसका लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये लिखवाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, ये लिखवाते हैं और बस ऐसे ही लोगों को दे देते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय टेनिसन इज़ आ मोनोड्रामा? यूलिसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, माउथ, और ये जो है ये इसने लिखा, टेनिसन ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक ड्रामा है, और ये इसको किसने लिखा है? माउद ने, ये टेनिसन ने। ये माउद एक फीमेल होती है,
इसके अंदर। तो ये वर्क इसी का ही है, लिख लें इसको। मॉडर्न ड्रामा माउड बाय टेनिसन। टेनिसन इसके अंदर एक फ़ीमेल होती है और उसका करैक्टर है। आगे आ गया 33, देखिएगा। द लाइन शी डिवेल्स विद द ब्यूटी दैट मस्ट बी अक्कर इन कीट्स, लिमिया और टू द ग्रेशियन अर्न्स, इंडीमियंस, ओड ऑन मेलनकलीज, ओड ऑन मेलन, ये ओड ऑन मेलनकली के अंदर ही मौजूद है। और ब्यूटी दैट मस्ट बी अक्कर इन द, इट इज़ इन द ओड ऑन अ मेलनकली, इसके अंदर ही मौजूद है। जॉन कीट्स की लाइफ है, लिख लें, 1795 में पैदा हुआ और डेथ हुई है 1821 में। 25 ईयर की उम्र पाई है। रोमांटिक पोएट था, यंगर रोमांटिक कहा जाता है, और इसकी इटली में डेथ हुई थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी, व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी, कोई बताएगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? आशा, यू टेल अस। सर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद नेगेटिव कैपेबिलिटीज के इम्पर्सनल होके अपनी पोइट्री लिखनी चाहिए। जॉन कीट्स का ये ख्याल था कि अपनी जो पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स है ना, वो हमें पोइट्री में नहीं डालनी चाहिए। पोइट्री को जस्ट पोइट्री फॉर पोइट्री सेक लिखना चाहिए, आई थिंक। मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, मतलब आपने एक टॉपिक लिया, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर लिख रहे हो, तो आपने उसको ऐसे लिखना है कि आपने कहीं जगह कहीं रैशनल और आपकी जो रीज़न की पावर है, अगर आपको उसको फॉर द मोमेंट सबड्यू भी करना पड़े तो आप उस टॉपिक के ऊपर लिखते जाओ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं पोइट्री, क्योंकि पोइट्री एक क्या है, आर्ट फॉर आर्ट से का कायल था, ये बात याद रखें। कौन? जॉन कीट्स भी। उसने अपनी पोइट्री के अंदर कोई रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ नहीं दिया, शैली की तरह, वर्ड्सवर्थ की तरह, कॉलरिज की तरह, लेकिन वो जस्ट पोइट्री को करता था पोइट्री के लिए, ठीक है। और पोइट्री को वो क्या कहता था कि पोइट्री ऐसे आनी चाहिए जैसे किसी दरख्त के ऊपर, किसी ट्री के ऊपर उसके लीव्स आते हैं, ग्रो होनी चाहिए नेचुरल फॉर्म के अंदर। अगर ऐसी नहीं है पोइट्री, और मैं कायल हूँ, वो कहता है अपने लेटर्स के अंदर होलीनेस ऑफ हार्ट का, जो हार्ट से बात निकलती है वो होली होती है। तो वो ये क्या कहता है यहाँ पे, लिख लें, विजन आर्टिस्टिक ब्यूटी, यानी इन नेगेटिव कैपेबिलिटी यू मस्ट राइट पोइट्री अ पीस ऑफ जॉनरा अ पोइट्री विद विजन्स आर्टिस्टिक ब्यूटी, यानी विजन और आर्टिस्टिक ब्यूटी के साथ उसको आप लिखें। इवन इट गोज अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल्स एंड कन्फ्यूजन्स, अगर वो आपके माइंड के अंदर इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन्स भी या अनसर्टेनिटी भी आपके अंदर डाल रही है, तब भी आप उस टॉपिक के ऊपर लिखो कि वो जस्ट एक आर्ट का वर्क है, नॉट अ रियलिटी। तो ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी। व्हेन यू टेक अ टॉपिक, इवन इट कॉन्ट्राडिक्ट विद योर इंटेलेक्चुअल, विद रीजनिंग, विद रैशनल पावर, यू स्टिल हैव टू राइट ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग योर रीजन, योर लॉजिक, योर रैशनल पावर्स। यू हैव टू सबड्यू एंड राइट ऑन। वो दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव वाला जो ऑप्शन है, वो यूज़ करके आप फॉर द मोमेंट उसके ऊपर लिखते जाओ। तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को नेगेट कर दें, रैशनल और लॉजिक और रीज़न, इसको फॉर द मोमेंट व्हेन यू राइटिंग ऑन द पीस ऑफ टॉपिक, एनी पीस ऑफ जॉनरा, स्पेशली पोइट्री। होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपको ये नहीं भूलेगा, मैंने आपको बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया है। ये अक्सर जो है इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, ऐसा टॉपिक है ये। इसको यूज़ किया था किसने? शेक्सपियर ने अपने वर्क के अंदर इसको बड़ा यूज़ किया, लेकिन वो जानता नहीं था इसका नाम क्या है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे मेटाफिजिकल पोएट जो हैं वो पोइट्री लिख रहे थे, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि हम मेटाफिजिकल हैं। ये तो लाइफ ऑफ द अब्राहम कॉलेज जब उसने लिखी है डॉक्टर जॉनसन ने, तो उसने उनको कहा कि ये बिल्कुल बेतुके से पोएट हैं और ऐसे बकवास करते रहते हैं और ये अच्छा नहीं लिखते।
आर्ट फॉर आर्ट से एक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट्स इन द किसके वर्क में मिलता है आपको? वाइल्ड में, ऑस्कर वाइल्ड के वर्क में आपको मिलता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। अच्छा, आर्ट फॉर आर्ट सेक भी बड़ा कंफ्यूज करता है। हु कॉइंड दिस वर्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक? हु विल टेल मी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ कॉइंड दिस वर्ड? किसने इसको कॉइन किया था? इस वर्ड को कॉइन किसने किया था और ये सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था? ये वर्ड आर्ट फॉर आर्ट से एक सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था फ्रांस के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर। वहाँ से ये लिया है ऑस्कर वाइल्ड ने, और इसको प्रमोट किया सबसे ज़्यादा किसने? ऑस्कर वाइल्ड ने। अच्छा, पूछ लें कि ये वर्ड जो है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? आप बताएंगे फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर एक बंदा है, उसका नाम है विक्टर। क्या नाम है? विक्टर कॉजन, COUSIN। विक्टर कॉजन नामी एक बंदा था और ये फ्रेंच था। इसने ये कॉइन आउट किया था आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक को कॉइन आउट किया था विक्टर कज़न, और ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था। 19th सेंचुरी में ये कॉइन किया गया था और इसको प्रमोट किया किसने फिर? ऑस्कर वाइल्ड ने। होप यू गॉट द पॉइंट। ये नाम नोट कर लें, विक्टर, VICTOR, विक्टर। A Tale of the Two Cities, written by चार्ल्स डिकन। क्या स्टोरी है? चार्ल्स डिकन ने क्या स्टोरी रखी है? बैकग्राउंड में क्या रखा है? लव। बैकग्राउंड में उसने क्या रखा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और दिखाता क्या है आपको? लव स्टोरी। कुछ वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उसने शामिल किए। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं। एडलिस। एडलिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडलिस? एडलिस, एडलिस ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ द टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन किसके अंदर? आपको मैंने बताया था कि टेनिसन्स जो था ये मलका विक्टोरिया के बड़ा करीब हो गया था। जब उसने उसका वर्क पढ़ा तो उसके अल्बर्ट की भी डेथ हुई थी, उसके हस्बैंड की, तो वो तो चाह रही थी उसे कोई सहारा मिले। परेशान भी थी मलका विक्टोरिया, मोहब्बत भी बहुत करती थी उस प्रिंस से। तो फिर ये इसने कहा ये कौन है टेनिसन? लाएं टेनिसन को मेरे सामने, जिसने ये पोएम लिखी है इतनी ज़बरदस्त। तो ये पोएट लॉरिट भी इसको बनाया गया था। तो इसने एडलिस ऑफ द किंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन डीप इंटरेस्ट किसके अंदर? किंग, द रोल ऑफ द किंग को कैसा होना चाहिए ये उसके मतलब लिखी है। किसने लिखी है? एडलिस। एडलिस, द रोल ऑफ द किंग। तो ये कैसा किंग को होना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके ऊपर है। 39 हु बिलीव्ड दैट द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। किसने कहा था कि पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग? वर्ड्सवर्थ। देखिए उन्होंने विलियम ब्लेक लगाया, बैरन, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ। हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम अवोक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। कौन था वो? बैरन। कि उसने एक वर्क लिखा और वो फेमस हो गया। उसके बाद इमेज ऑफ द थीम्स फैटल्स डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ द कीट्स। कीट्स की पोइट्री में वो कहते हैं कि क्या मिलता है आपको? ये फेम्स और फैटल्स जो है ये मिलता है कीट्स की पोइट्री में। कीट्स की पोइट्री में मोस्टली क्या वो एक तो वो डेथ को बताता है, डेथ को शो करता है, फेट को शो करता है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी मौत जो है वो करीब है। तो वो अक्सर अपनी, जैसे वो कहता है कि यूथ जो है वो यहाँ पे पेल हो जाती है, स्पेक्ट्रम्स एंड डल एंड डाई।
लिटिल टाइम्स इज अ करेक्टर ऑफ द हार्डीज, किसका है करेक्टर? मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। ये लिटिल जो है ये किसका करेक्टर है? कास्टर ब्रिज का, उसके नावल का। विच इज द फेमस एलेजी रिटन बाय द शैली, क्या है उसका नाम? मेमोरम्स, लिसिडस, आइडोनस। आइडोनस उसने लिखी थी किसके लिए? किड्स जॉन के लिए। जॉन कीट्स के लिए, क्योंकि जॉन कीट्स उसका दोस्त था तो उसने उसके लिए लिखी। उसके बाद द मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क ऑफ द डीकन्स। डीकन किसके ऊपर बात करता है? द मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क ऑफ द डीकन, जॉर्ज इलियट, हार्डी। डीकन लिखा हुआ है इसमें। जॉर्ज इलियट भी वैसे मॉरल चॉइस पे बात करती है, लेकिन वो ज़्यादा बात करती है करैक्टर के ऊपर। करैक्टर बेस है, कहती है ट्रेजेडी, अगर करैक्टर अच्छा हो तो वो अच्छा है, बुरा हो तो बुरा रिजल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द रस्किन्स इंटरेस्ट इन द सोशल इकोनॉमी? द सेवन लैम्प्स, unto the last, the stone of the Venus and unto the last। ये उसका रस्किन का इंटरेस्ट है सोशल इकोनॉमी के अंदर, इसके अंदर बताया गया है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सोशल क्रिटिक है, ये एक क्रिटिक भी है, ये एक फ़िलासफ़र भी है, ये एक प्रोज राइटर भी है, उस तरह ये काफ़ी है, और ये एक रिलीजियस पर्सन भी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स नेम्ड द रोमांटिक पोएट्स एज द पुअर पोएट्स? सौदे। सौदे को नाम दिया गया कि ये क्या था? पुअर पोएट था। जॉर्ज इलियट इंटरेस्ट वाज किस में था? जॉर्ज इलियट का आंसर सोशल, रिलीजियस, साइकोलॉजिकल। वो साइकोलॉजिकल करैक्टर देती थी। करैक्टर की साइकोलॉजी क्या है? मैंने आपको एक बताया था पोर्शिया का, याद करें आपको, द मर्चेंट ऑफ वीनस की एक स्टोरी सुनाई थी, याद है आपको? ये बसीनिया जो है, बसीनिया इज़ अ करैक्टर ऑफ किसका है? मर्चेंट ऑफ वीनस का, जिसमें मैंने आपको शायलॉक बताया था, ठीक है। और किस तरह से वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लड जो है वो लूँगा इतना, और फिर उसके लिए पोर्शिया जो है वो लड़ती है। एक इंटेलिजेंट वोमन दिखाई गई है, ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी। वुड यू टेल द फ्रैली पोलिपी एज आ? फ्रैली पोलिपी क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। करैक्टर जो है वो अपना क्या देता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग देता है उसके अंदर, फ्रैली पोलिपी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन द ईयर्स 1813? 1813 में किसको पोएट लॉरेट बनाया गया? तो आप इधर से चेक कर लें, टेनिसन है, बैरन है, सौदे है, वर्ड्सवर्थ है। तो इस सौदे को आई थिंक बनाया गया था। ये मज़ीद आपने इसको चेक ज़रूर करना है, क्योंकि इनका अब हमें कोई एतबार नहीं है। शेक्सपियर हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी? ये ट्रेजेडी है। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज़ रिटन ओल्ड मैन एंड द सी, मिस्टर चिप्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये राइट है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है इसका। ये आपको मैंने अगले दिन करवाया, आप याद करें, ये करवाया था ना आपको, ओल्ड मैन एंड सी, जिसमें Yes, मैंने sir. कहा था एक ओल्ड मैन है और वो एक मछली पकड़ना चाहता है, और उसके अलावा एक बच्चा जो है वो उससे ट्रेनिंग ले रहा है। लोग उसको डांटते हैं कि ये तुम किससे ले रहे हो, और उसको 84 डेज़ हो गए हैं, मछली नहीं आई। 85 दिन वो क्या करता है, मैक्सिको गल्फ़ में उतार देता है अपनी नाव को, और वहाँ से मछली पकड़ता है। बहुत बड़ी एक मछली उसके जाल में फंस जाती है, लेकिन कांटे में, लेकिन वो उस मछली को दूसरी मछलियाँ ही खा जाती हैं। आगे जी, हु रोड द गलिवर्स ट्रैवल्स? जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट कहाँ पैदा हुआ था? आयरलैंड में। और उसकी मदर कहाँ की थी? इंग्लैंड की। वो आयरलैंड जाता, कभी इंग्लैंड जाता, इस तरह वो ट्रैवल करता रहता है। और उस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थीं वो बड़ी मशहूर थी। एक का नाम था टोरे पार्टी, और दूसरी क्या थी? विग और टोरे पार्टी। ये पहले टोरे के साथ था, फिर विग, फिर ये पार्टी भी चेंज करता रहता है। उसके बाद आगे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रामेटिस्ट? इनमें से कौन सा ड्रामेटिस्ट है? बेन जॉनसन, बैरन्स इलियट। बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन किस एज का पोएट है? ये